हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी छात्रों का क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने अध्ययन किया था मेंटल रिटार्डेशन के संबंध में, कैसे इसकी परिभाषा, लक्षण आदि पे हमने चर्चा की थी, तो उसी क्रम में आज मैं आगे बढ़ते हुए चर्चा करूँगा मानसिक मंदता के प्रति मिथ्या धारणा। जी हाँ, कि मानसिक मंदता के प्रति किस प्रकार की अफवाहें फैली हुई हैं, तो 2-4 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊँगा। जिसमें सर्वप्रथम है, मानसिक मंदता एक रोग है, ये ठीक हो सकती है। जी हाँ, समाज में हमारे कहीं कहीं ये मिथ्या बहुत फैली हुई है कि मानसिक मंदता एक रोग है और इसको दवाइयों से या दुआ बहबूद जो भी कराते हैं लोग, उसके द्वारा सही किया जा सकता है। दूसरा है, विवाह मानसिक मंदता की समस्या का एक समाधान है। बहुत से लोग कहते हैं किसी मानसिक मंद ऐसे ग्रसित व्यक्ति की यदि विवाह कर दिया जाए तो वो ठीक हो जाता है, परंतु ऐसा कदाचित नहीं है। मानसिक मंदता से प्रभावित व्यक्ति बढ़ती उम्र के साथ सामान्य हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है, मानसिक मंदता अपने आप सही हो जाती है, तो भी ये एक मिथ्या है। मानसिक मंदता एक संक्रामक रोग है। जी हाँ, ये भी कहने में सुनने में आता है कि मानसिक मंदता एक इन्फेक्टेड डिजीज़ है जो छूने से फैलती है। मानसिक मंदता कर्म का फल है, अतः उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे कि पिछले ज़माने में, पिछली कुछ शताब्दियों जिसकी हमने पूर्व में चर्चा की थी, ये माना जाता था कि मानसिक मंदता होना अब एक कर्मों का फल है। इसने खराब कर्म किए, पूर्व जन्म में या इस जन्म में कोई खराब कर्म किया, जिसके कारण ये व्यक्ति मानसिक मंद या मानसिक अक्षम हो गया है, तो भी एक ये मिथ्या है। मानसिक मंदित व्यक्ति को कुछ नहीं सिखाया जा सकता है। कहने सुनने में ये भी आता है कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक मंदता से प्रभावित है तो उसको हम कुछ नहीं सिखा सकते हैं, परंतु जैसा कि कल हमने अध्ययन किया है, ये उसके आई के लेवल या उसकी डिग्री पे डिपेंड होता है कि वो कहाँ तक सीख और समझ सकता है। मानसिक मंदता मानसिक रोग के समान है। ये भी सुनने में आता है, लोग कहते हैं मानसिक मंदता और मानसिक रोग एक ही है, लेकिन मानसिक मंदता मानसिक रोग दोनों ही अलग अलग हैं। अब हम चर्चा करेंगे मानसिक मंदता और मानसिक रोग में क्या भिन्नता होती है। तो हम अब आइए चर्चा करते हैं मानसिक मंदता और मानसिक रोग में क्या भिन्नताएं होती हैं। मानसिक मंदता एक स्थिति है, पोजीशन है, बीमारी नहीं है। जी हाँ, मानसिक मंदता किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, जबकि मानसिक रोग एक बीमारी है, रोग है या विकार कह सकते हैं। मानसिक मंदता विकासात्मक अवस्था 0 से 18 वर्ष के दौरान होती है। जी हाँ, मानसिक मंदता बढ़ते हुए उम्र के साथ 0 से लेकर 18 वर्षों के बीच में हो सकती है, जबकि मानसिक रोग किसी भी उम्र में हो सकता है। मानसिक रोग जैसे सिजोफ्रेनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, ये हमारे मानसिक रोग होते हैं और ये किसी भी उम्र में हो सकते हैं। मानसिक मंद व्यक्ति की बुद्धि औसत बुद्धि से कम होती है। जी हाँ, मानसिक मंद से ग्रसित व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू लेवल होता है, वो सामान्य व्यक्ति के आईक्यू लेवल से कम होता है। मानसिक रोग से प्रभावित व्यक्ति की बुद्धि सामान्य या समान से ज़्यादा हो सकती है। मानसिक रोग में मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्ति की बुद्धि समान हो सकती है या हो सकता है वो सामान्य से अधिक भी हो।
मानसिक मंद व्यक्ति की शिक्षा की आवश्यकता होती है जो प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा दी जाती है। मानसिक रोग से प्रभावित व्यक्ति को प्रशिक्षित चिकित्सक की सहायता की आवश्यकता होती है। मानसिक मंदता में प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है और मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्ति को प्रशिक्षित चिकित्सक की आवश्यकता होती है। मानसिक मंद व्यक्ति असामान्य व्यवहार को प्रदर्शित करता है क्योंकि उसे सही तरीकों का ज्ञान नहीं होता है। उन्हें इन तरीकों को सिखाने की आवश्यकता होती है। जबकि दिमाग को प्रभावित करने वाले रोगों के कारण मानसिक रोग प्रभावित व्यक्ति के सामान्य व्यवहार का ज्ञान होने के बावजूद अपरिचित व्यवहार का प्रदर्शन करता है। इसी क्रम में ये मानसिक मंदता पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया जा सकता। शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेप, विकास एवं अधिगम को बढ़ाया जा सकता है, जबकि मानसिक रोग में शीघ्र पहचान करते हुए इसे पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है। तो ये कुछ बिंदु थे जो मानसिक मंदता को मानसिक रोग से अलग करते हैं। इनसे ये पता चलता है कि मानसिक मंदता और मानसिक रोग दो अलग अलग विषय हैं। तो अब हम यूनिट 2 के 2.4 में लोकोमोटिव डिसेबिलिटी यानी गामक अक्षमता के ऊपर चर्चा करेंगे और उसको जानेंगे। गामक अक्षमता। गामक अक्षमता का तात्पर्य है व्यक्ति की बैठने, उठने, चलने, कूदने के साथ साथ किसी वस्तु तक पहुंचने, पकड़ने, उठाने एवं ले जाने में कठिनाई का होना, अर्थात ऐसी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति को गामक अक्षम व्यक्ति कहा जा सकता है। गामक अक्षमता जन्मजात भी हो सकती है तथा जन्म के उपरांत किसी भी अवस्था में हो सकती है। जन्मजात गामक अक्षमता के अंतर्गत शिशु का पांव टेढ़ा मुड़ा हुआ तथा अविकसित अंग वाला हो सकता है। गामक अक्षमता शरीर की रचना और कार्य को प्रभावित करती है, जिसके कारण गामक क्रियाकलाप सीमित हो जाते हैं। तो ये किसी भी उम्र में हो सकती है, ये जन्म के पश्चात भी हो सकती है। इसमें चलना, उठना, बैठना, कूदना, किसी सामान को पकड़ना आदि में अक्षमता हो जाती है तथा जन्म के समय अविकसित अंग, पैरों का मुड़ा होना आदि गामक अक्षमता हो सकती है। गामक अक्षमता के निम्नलिखित प्रकार हैं। सबसे पहला है प्रमस्थ की पक्षाघात, जिसे सेरेब्रल पॉल्सी कहते हैं। फिर है नंबर 2 पोलियो, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। तीसरा है स्पाइना बायोफिडा। चौथा है कुष्ठ रोग, लेप्रेसी की ओल्ड पर्सन। जन्मजात विकृति, कॉन्जेनिटल एनोमलीज। नेक्स्ट है चोट के कारण विकृति, डिसऑर्डर ड्यू टू इंजरी। फिर है अविकसित अंग, अनडेवलप्ड ऑर्गन्स। और अंतिम है मांसपेशीय क्षरण, जिसे हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं प्रमस्थिकीय पक्षाघात के बारे में, ये क्या होता है।
प्रमस्तकीय पक्षाघात को अंग्रेजी में सेरेब्रल पॉल्सी कहते हैं। सेरेब्रल का अर्थ मस्तिष्क के दोनों भाग अथवा पॉल्सी का अर्थ किसी ऐसी असामान्यता या क्षति से है जो शारीरिक गति के नियंत्रण को नष्ट करता है। ये जीवन के आरंभिक वर्षों में दृष्टिगोचर होता है। हाँ, स्टूडेंट, हमारा दिमाग दो भागों में बटा होता है जिसे सेरिब्लम कहते हैं, लेफ्ट सेरिब्लम एंड राइट सेरिब्लम। ये एक पतली सी झिल्ली सेरिब्रल से ढका होता है और इसमें किसी प्रकार की असमानता या क्षति के कारण जो स्थिति सामने आती है, जैसे कि शरीर के नियंत्रण का ख़त्म होना, और ये जो अक्षमता है, गामा का क्षमता का एक रूप है सेरेब्रल पॉल्सी, ये जन्म के आरंभिक वर्षों में ही नज़र आ जाता है। अब चर्चा करते हैं पोलियोमियलाइटिस। पोलियो वायरस संक्रमण से होने वाली असमानता है। पोलियो वायरस रीढ़ की हड्डी के इंटीरियर हॉर्न सेल का क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप विकलांगता हो जाती है। सर्दी, जुकाम, दस्त से ग्रसित एवं कमज़ोर बच्चों को वायरस का संक्रमण का खतरा अधिक होता है। पोलियो जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को होता है। वायरस का संक्रमण गति को नियंत्रित करने वाली नाड़ियों की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ऐसे वातावरण जहां पोषण की स्थिति खराब तथा शौचालयों की कमी होती है, वहां पोलियोग्रस्त बच्चे के मल से ये वायरस स्वस्थ बच्चे के मुंह तक पहुंचकर प्रभावित करते हैं। यदि वातावरण अच्छा है तब भी इसका वायरस छींक एवं खांसी द्वारा फैलते हैं। ये वायरस स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर नर्व की क्षति के कारण मांसपेशियों, विशेषकर शरीर के निचले हिस्सों में तनाव को शिथिल या कम हो जाते हैं। पोलियो के 3 मुख्य वायरस होते हैं, जो हैं, पहला है लियॉन, दूसरा है लीसिंग, तीसरा है ब्राउनहाइड। तो ये थी जानकारी पोलियो के बारे में। पोलियो विशेषकर जहाँ शौचालयों की कमी होती है वहाँ, या जहाँ पे संक्रामक रोगों की अधिकता होती है, वहाँ फैलने का अधिक खतरा होता है। इसका जो वायरस होता है वो मल के द्वारा दूसरों के मुंह तक पहुँच के इसको संक्रमित कर देता है, और इसका कहते हैं जो अटैक होता है वो शरीर के निचले हिस्से में होता है, जिसके कारण पाँव मुड़ जाते हैं और अक्षमता होते होते दिव्यांगता हो जाती है। स्पाइना बायोफिडा। इसे हिंदी में मेरुदंड द्विसाखी कहते हैं। ये पैदाशी यानी जन्म के साथ होने वाली असामान्यता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी में रचनात्मक दोष यानी कंस्ट्रक्शंस एरर पाया जाता है। इसमें गर्भ अवस्था में ही बच्चे के प्रारंभिक विकास में कशेरुक मेरुरज्जु के ऊपर बंद नहीं होती है, जिसे मेरुरज्जु का मुलायम क्षेत्र असुरक्षित छूट जाता है। फिर नेक्स्ट है कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, लिप्रेसी क्योर्ड पर्सन। कुष्ठ रोग में संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है। संवेदन नहीं रहने की वजह से व्यक्ति लापरवाही से कार्य करते हैं।
उन्हें पता भी नहीं चलता कि पैरों में छाले पड़ जाते हैं और संक्रमण हो जाता है। धीरे धीरे मांस और हड्डियां गलने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप विकृति आ जाती है। कुछ रोग सही एवं नियमित उपचार कराने से ठीक हो जाता है, परंतु कभी कभी यदि संक्रमण अधिक हो तो विकृतियां रह जाती हैं। इसमें हाथ पैरों की हड्डियां गल जाती हैं। अधिकतर आप लोगों ने कुष्ठ रोग से मुक्त या कुष्ठ रोग से विकृत व्यक्ति को देखा होगा। इसके बाद है कॉन्जेनिटल एनोमलीज, जन्मजात विकृति। जन्मजात विकृति। कभी कभी कुछ बच्चों में जन्मजात विकृति होती है। जन्म के समय ही बच्चों के दोनों हाथ एक पांव अंदर की ओर मुड़ा होता है, तो उस विकृति को CTEV कॉन्जेनिटल टेल्स एडेनोवायरस के नाम से जाना जाता है। कभी कभी शिशु की गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई होती है, जिसमें विशेष रूप से स्टेनोमास्टाइड नामक मांसपेशी में शिशु अपनी गर्दन को एक तरफ झुकाए रहता है। जब बच्चों के दोनों पैर आपस में सटे हुए होते हैं तो इस विकृति को जेनुबेलगम कहा जाता है। खड़े होने की स्थिति में जब बच्चे का घुटना पीछे की ओर धंस जाता है तो इस विकृति को जेनोरिकिपेंटम कहा जाता है। इस प्रकार जब दोनों घुटनों के बीच की जगह अधिक हो जाती है तो इस विकृति को जेनुवायरस कहा जाता है। कभी कभी रीढ़ की हड्डी में पीछे की तरफ उभार आ जाता है तो इस स्थिति को काइफोसिस कहा। आगे की तरफ उभार तथा लॉन्सेसिस तथा बगल के उभार को स्कोलियोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है चोट के कारण विकृति, डिसऑर्डर ड्यू टू इंजरी। चोट के कारण विकृति। शरीर के किसी विभाग में चोट अथवा दुर्घटना के कारण हाथ अथवा पैर या तो टेढ़े हो जाते हैं या कार्य करना बंद कर देते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से गंभीर विकृति रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण होती है। रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में दो प्रकार की चोटें हो सकती हैं, पूर्ण रूप से चोट व आंशिक रूप से चोट। तत्पश्चात आता है अविकसित अंग।
अविकसित अंग। कुछ बच्चों में जन्मजात अविकसित अंग पाए जाते हैं जिसे फोकोमोलिया के नाम से जाना जाता है। फोकोमोलिया के नाम से जाना जाता है। इसमें अंग अविकसित होते हैं तथा इसमें पैर अथवा हाथ का विकास रुक जाता है। ऐसे बच्चों के ऊपरी अंग के कार्य के संपादन के लिए किसी अतिरिक्त सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। फिर है मांसपेशीय क्षरण, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मांसपेशी क्षरण यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये एक ऐसी गामक विकृति है जिसमें बच्चे के जन्म सामान्य होता है और जन्म के 3 वर्षों के उपरांत उसकी मांसपेशी में विकृति शुरू हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है उसकी विकृति इतनी गंभीर हो जाती है कि बच्चा चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। कुछ वर्षों के पश्चात उसके लिए बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह अपना कोई कार्य स्वयं से नहीं कर पाता है। तो ये थी हमारी गामक अक्षमता की कुछ श्रेणियाँ जिनमें गामक इस प्रकार की विकृति होने के कारण गामक अक्षमता हो जाती है। अब विस्तार में हम प्रमस्तकीय पक्षाघात के बारे में जानेंगे कि प्रमस्तकीय पक्षाघात क्या होता है, कैसे होता है, इसके गुण आदि के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रमस्तकीय पक्षाघात को अंग्रेजी में सेरेब्रल पॉल्सी कहते हैं। सेरेब्रल का अर्थ मस्तिष्क के दोनों भाग तथा पॉल्सी का अर्थ किसी ऐसी असमानता या क्षति से है जो शारीरिक गति के नियंत्रण को नष्ट करती है। यह जीवन के आरंभिक वर्षों में दिखाई देती है। बैट्स एंड पेस्ट 1996 के अनुसार प्रमस्तकीय पक्षाघात एक जटिल अप्रगतिशील क्षति के कारण उत्पन्न होती है जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में सामंजस्य न होने के कारण तथा कमजोरी से अपंगता हो जाती है। एक बार मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद पुनः ठीक नहीं किया जा सकता है और न ही ये बढ़ता है। इसके बावजूद भी संचालन एवं शरीर की स्थितियां तथा उससे जुड़ी समस्याओं को थोड़ा सुधारा जा सकता है। प्रमस्तकीय पक्षाघात के प्रकार। प्रमस्तकीय पक्षाघात का वर्गीकरण इस प्रकार से कर सकते हैं जैसे तीव्रता के प्रमाण के अनुसार, प्रभावित अंग की संख्या के अनुसार व चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार। तो सबसे पहले तीव्रता के प्रमाण के अनुसार वर्गीकरण में आता है अति अल्प प्रमस्तकीय पक्षाघात। इसमें
अति अल्प यानी माइल्ड CP। माइल्ड CP इसमें गामा तथा शरीर की स्थिति से संबंधित विकलांगता न्यूनतम होती है। बच्चा पूर्णतः स्वतंत्र होता है परंतु सीखने की समस्याएं हो सकती हैं। अल्प प्रमस्तकी पक्षाघात अंगाघात इसमें गामा तथा शरीर की स्थितियों से संबंधित विकलांगता का प्रभाव अधिक होता है। मॉडरेट CP बच्चा उपकरणों की मदद से बहुत हद तक विकसित हो सकता है तथा स्वतंत्र हो सकता है। सीवियर CP गंभीर प्रमस्तकी अंगाघात गामक तथा शरीर की स्थिति से संबंधित विकलांगता पूर्ण प्रभावित होती है और इससे बच्चों को दूसरे पे बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है। इसके बाद है प्रभावित अंग की संख्या के अनुसार वर्गीकरण। मोनोप्लेजिया इसके अंतर्गत आने वाले प्रमस्तकी पक्षाघात पर कोई भी एक हाथ एक पैर प्रभावित होता है। हेमीप्लीजिया इसमें व्यक्ति के एक ही तरफ के हाथ और पैर दोनों एक साथ प्रभावित हो जाते हैं जिससे इस अवस्था को हेमीप्लीजिया कहते हैं। डाईप्लीजिया इसमें व्यक्ति के ज़्यादातर दोनों पैर प्रभावित हो जाते हैं, कभी कभी हाथ भी प्रभावित दिखता है। पैराप्लीजिया इसमें व्यक्ति के दोनों पैर प्रभावित होते हैं जिससे इस अवस्था को पैराप्लीजिया कहा जाता है। क्वाड्रीप्लीजिया इसमें व्यक्ति के दोनों हाथ और दोनों पैर अर्थात पूरा शरीर प्रभावित होता है अतः इसलिए इस अवस्था को क्वाड्रीप्लीजिया कहा जाता है। इसके बाद अंतिम में चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार वर्गीकरण। चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार स्पास्टिसिटी इसका अर्थ ये है कि कड़ी या
तनी हुई मांसपेशियां बच्चे सुस्त एवं भद्दे दिखते हैं। गति बढ़ने के साथ मांसपेशियों में तनाव बढ़ने लगता है। क्रोध या उत्तेजना की स्थिति में मांसपेशियों का कड़ापन और भी बढ़ जाता है। पीठ के बल लेटने पर बच्चों का सिर एक तरफ घुमा हुआ होता है और पैर अंदर की ओर मुड़ा होता है। दूसरा है एथेटोसिस। एथेटोसिस का अर्थ अनियंत्रित गति से होता है। बच्चा जब अपनी इच्छा से कोई अंग संचालन करना चाहता है तो उसका शरीर अनियंत्रित गति करने लगता है, जिससे मांसपेशियों में तनाव लगातार बदलता रहता है। इस एथेटोसिस से प्रभावित बच्चे नन्हे बच्चों की तरह लचीले दिखते हैं। फिर है एटैक्सिया। इसका अर्थ है अस्थिर और अनियमित गति का होना। इसमें बच्चों का संतुलन खराब होता है। ऐसे बच्चे बैठने या खड़े होने पर गिर जाते हैं। ऐसे बच्चे खड़े होने पर या बैठने पर गिर जाते हैं। इसमें मांसपेशी तनाव कम होता है तथा गामक विकास पिछड़ा होता है। मिश्रित स्पास्टिसिटी और एथेटोसिस दोनों में दिखने वाले लक्षण जब किसी बच्चे में मिले हुए दिखते हैं तो मिश्रित प्रकार का प्रमस्तिष्क पक्षाघात कहलाता है। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, लक्षण या विशेषताएं। तो इसमें नंबर 1 है समान बच्चों की तुलना में ऐसे बच्चों का विकास धीमा होता है। गर्दन नियंत्रित करने एवं बैठने की क्रिया सीखने में इन्हें बहुत समय लगता है। वाणी का विकास भी धीमा होता है, अर्थात ये बच्चे बोलना और सुनना देर में शुरू करते हैं। कभी कभी इनमें सुनने और देखने की भी समस्या देखी जाती है, अर्थात सुनने में और देखने में असक्षम होते हैं। इनमें होंठ से लार टपकती रहती है, यानी सलाइवा कंटिन्यू गिरता रहता है। ऐसे बच्चे या तो बहुत रोते हैं या फिर बिल्कुल शांत रहते हैं। ऐसे बच्चे बहुत उदास दिखते हैं तथा सुस्त गति वाले होते हैं। कपड़ा पहनते समय एवं नहलाते समय शिशु का शरीर अकड़ जाता है। कई बच्चे मानसिक मंद भी होते हैं। ऐसे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में दिखाई रहते हैं, सुस्त दिखाई देते हैं। तो ये था हमारा सेरेब्रल पाल्सी। इसके बाद अब हम न्यूरोमस्कुलर पर चर्चा करेंगे, लेकिन वो अगली कक्षा में। इसी के साथ मैं आज से आपको क्लास समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।